नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीकेंड एनालिसिस की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीकेंड एनालिसिस के अंदर मार्केट में ये पता करेंगे कि क्या हमारे जो मार्केट्स हैं क्या वो ओवर वैल्यूड हो गए हैं। क्या अभी हमें बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर हमें कैश में बैठ जाना चाहिए। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमारे मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो कुछ डाटा पॉइंट्स हैं उसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हमारे बाजार में एक्टिविटी चल रही है। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं बाजार का एक ओवरव्यू। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले हम लास्ट वीक जो हमने कहा था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या घटना घटी थी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है कि बार बार हमें मार्केट को जज नहीं करना चाहिए अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर हैं। तो जैसा कि मैं स्टॉक ट्रेडर हूं तो मैं बहुत कम जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उनको बहुत कम देखता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। मुझे बस ये देखना होता है कि जो इंडिया विक्स है वो 15 के ऊपर तो नहीं चल रहा है। जब तक वो 15 के नीचे चल रहा है तो मेरी स्विंग ट्रेडिंग सही चल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स हमें मिलते रहेंगे। तो जैसा कि लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि 24,200 यानी 24,195 अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक डाउन साइड नीचे का रहेगा। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 24,400 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, लेकिन वो एक मेजर रेजिस्टेंस था ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो मार्केट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, 4 दिन तक मार्केट उसी रेंज के अंदर घूमता रहा, उसे ब्रेक नहीं कर पाया। पांचवें दिन यानी फ्राइडे के दिन मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग इसके ऊपर दी है, क्योंकि मार्केट के अंदर एफआईआई और डीआई का जो इनफ्लो है और म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है वो काफी ज्यादा बढ़कर आ रहा है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर इस तरीके की मूवमेंट हुई है। तो इसको भी हम देखेंगे किस प्रकार का एक ट्रेंड म्यूचुअल फंड का इस समय हमें देखने को मिल रहा है। ठीक। तो इस वीक अभी भी ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, फाइनल एक सपोर्ट रहेगा 24,200, जब तक नहीं टूटेगा हमें मंदी की ओर नहीं नजर रखनी है, हमें तेजी की ओर ही देखना है। क्योंकि 21 ईएमए हाई के ऊपर है और 24,200 या 24,195 ये एक मेजर सपोर्ट की तरह रहने वाला है। तो जब तक ये ना टूटे हमें किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं होना है। ठीक। तो चलते हैं दोस्तों, अब समझते हैं कि मार्केट हमारा ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो सबसे पहला डाटा होता है बफेट इंडिकेटर। बफेट इंडिकेटर इसमें होता है कि जो कंट्री का जो मार्केट कैप है यानी जो टोटल जीडीपी है उसके कंपेयर में स्टॉक मार्केट का टोटल वैल्यूएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जीडीपी कितनी। ये फोर्ब्स की ओर से डाटा है, इंडिया की जो करंट जीडीपी है 4.11 ट्रिलियन डॉलर है। तो जैसा कि सरकार ने कहा था 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमें 2026 तक बना देनी है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छा वर्क हो रहा है। अगर हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है इसका मतलब है कि सरकार काम कर रही है। कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता चल जाएगा एनएससी की साइड से, जो अभी है 5.37 ट्रिलियन डॉलर। तो 5.37 ट्रिलियन डॉलर डिवाइडेड बाई जीडीपी तो 4.11 है। ठीक। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि 130 के आसपास कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 100 के ऊपर आ रहा है। 100 के ऊपर आ रहा है मतलब कि थोड़ा ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। राइट। क्योंकि जो जीडीपी है यानी ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअल में काम हो रहा है, ये जो 4.11 आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में अर्निंग है, ये रियल वर्क है जो देश के अंदर हो रहा है। लेकिन जो 5.37 आप देख रहे हैं ये इल्यूजन है। ठीक है, ये वर्चुअल है जो शेयर बाजार के अंदर काम हो रहा है। यानी यहाँ पे लोग कहना ग्रीड फियर उन सारी चीजों को शेयर बाजार के अंदर ये नंबर हमें बताता है कि इस प्रकार से यहाँ पे लोगों का इनफ्लो आ रहा है। तो ये इसमें ग्रिड भी इन्वॉल्व होता है, फियर भी इन्वॉल्व होता है, लोग न्यूट्रल व्यू भी रखते हैं। तो इसलिए ये नंबर जो होते हैं ये वर्चुअल होते हैं। तो वर्चुअल जो जीडीपी के कंपेयर में कंपनी जो स्टॉक मार्केट का जो टोटल वैल्यूएशन है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो आ रहा है 130 के आसपास, यानी कि थोड़ा स्लाइटली ओवर वैल्यूड या हम कह सकते हैं ओवर वैल्यूड शेयर बाजार है। ठीक है, इस इंडिकेटर के बेस पर। अब चलते हैं, दूसरा डाटा है एमएफआई के साइड से आया हुआ है, जो म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है। तो मंथ ऑन मंथ आप देख सकते हैं 21,000 करोड़, 26,000 करोड़, 22,000 करोड़, 18,000, 34,000, 40,000। तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीमेंटल हो रहा है। लास्ट 3 मंथ से आप देखेंगे 18, 34 और 40
तो इक्विटी के अंदर लोगों का एक्सपोजर लगातार बढ़ रहा है, डेब्ट के अंदर से पैसा निकल रहा है, हाइब्रिड के अंदर न्यूट्रल है, और अदर्स के अंदर थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू हाइब्रिड। ठीक है, सॉल्यूशन फंड के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इक्विटी के अंदर ये बढ़ता हुआ पैसा जो रिटेल का आ रहा है म्यूचुअल फंड की ओर से, यही निफ्टी को सस्टेन करके रखा है, ये आप ध्यान रखिए। जिस दिन इसके ऊपर अगर ताला लगा तो बहुत तेजी से बाजार के अंदर एक ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एफआईआई की बाइंग उतनी खास नहीं देखने को मिल रही है। बफेट इंडिकेटर भी हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार के अंदर थोड़ी टाइटनेस है। ठीक है, 100 के ऊपर होने का मतलब है कि टाइटनेस है बाजार के अंदर, क्योंकि जो जीडीपी है उसके कंपेयर में अभी करंट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एक्सचेंज का, वो उतना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, 100 के ऊपर आ रहा है। और ये जो इनफ्लो आप देख रहे हैं रिटेल का, वो भी कहीं ना कहीं ये मजबूती देता है शेयर बाजार को सस्टेन होने की। तो कहीं ना कहीं अगर ये हाथ रुकते हैं तो बाजार के अंदर एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। करंट सिचुएशन में जो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.3 है, लास्ट टाइम जब मैंने इसको डिस्कस किया था तो 21.20 के आसपास चल रहा था। ये भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो फेयर वैल्यूएशन से ऊपर की ओर है, इसका मतलब है कि थोड़ा स्लाइटली ये ओवर वैल्यूड कह सकते हैं, या थोड़ा महंगा होता हुआ दिख रहा है। इतना महंगा भी नहीं है लेकिन ठीक है, इतना तो चलेगा, क्योंकि अर्निंग भी हमारी बहुत अच्छी आ रही है। तो कंपनियों की अर्निंग बहुत अच्छी है तो इसको मैं इतना ज्यादा महत्व तो नहीं दूंगा। लेकिन जो बफेट इंडिकेटर है 100 के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि थोड़ी टाइटनेस है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, एनएससी के अंदर ये जो डाटा है ये चेंज होता रहता है। अगर कल थोड़ा भी क्रैश आता है तो ये 5.37 अगर नीचे आ गया, यानी कि अगर ये 4.9 हो गया, और जीडीपी का डाटा इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है क्योंकि वो एक्चुअल डाटा है, तो ये अराउंड वापस से 119 के आसपास आ जाएगा, 100 के नीचे भी आ जाएगा। डिपेंड ऑन कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर फॉल किस तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि ये वर्चुअल नंबर है। ये जो पोजीशंस डेली बन रही है, बीटीएसटी की बन रही है, स्विंग ट्रेडर्स की बन रही है, उसके बेस पर ये नंबर फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। ठीक, तो ऑल होलिस्टिकली अगर देखा जाए तो पावर जो है ये म्यूचुअल फंड की ओर से ज्यादा देखने को मिल रही है। ये जो बाइंग लगातार बढ़ रही है ये पावरफुल है। ठीक है, पी रेशियो को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है, स्लाइटली। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम जरा सेबी के जो एफआईआई की एक्टिविटी है वो किस हिसाब से देखने को मिले। तो मई तक इन्होंने बेचा, उसके बाद जून में इन्होंने बाइंग की, और जुलाई में भी, अभी जो रनिंग जुलाई चल रहा है उसके अंदर ये जो फोर्थ नाइट का डाटा है उसमें भी 12,000 करोड़ की खरीदारी की है। तो अगर ये कंटिन्यू ट्रेंड रहता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मजबूती हमें देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो डीआई भी बाइंग कर रहे हैं, एफआईआई भी बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे इंडिया विक्स 15 के नीचे चल रहा है और एफआईआई डीआई दोनों बाइंग कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर जो वीकनेस है वो अभी नहीं है। इसलिए जो बाजार के अंदर ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ये 21 ईएमए हाई के ऊपर है। और ये जो दोजी था 24,200 का, वो भी नहीं टूटा। उसके पीछे कारण क्या है? इन दोनों की बाइंग, म्यूचुअल फंड का इनफ्लो, और साथ ही जो इंडिया विक्स है वो भी 15 के नीचे चल रहा है। तो जिसकी वजह से बाजार के अंदर किसी भी प्रकार का एक नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो डॉलर इंडेक्स है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स को हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉलर इंडेक्स जो है इमर्जिंग मार्केट का ड्राइवर माना जाता है, राइट। तो अगर डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा तो हमें ये समझ जाना है कि निफ्टी का रेजिस्टेंस रेडी हो चुका है। तो जब तक डॉलर इंडेक्स 109 को नहीं ब्रेक कर रहा है तब तक मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार का फॉल हमें जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। डॉलर इंडेक्स एक साइडवेज मोमेंटम में है, इसका मतलब साफ है कि अभी डायरेक्शन जो मंदी की है वो क्लियर नहीं है। जब तक ये जोन को ब्रेक करके कोई एक दिशा तय नहीं होती, अगर ये डाउन साइड जाता है तो मार्केट और तेजी से ग्रो करेंगे, और अगर इसने अपसाइड में ब्रेक करके 109 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाई तो डेफिनेटली बाजार के अंदर टॉप्स देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एक व्यू जो है मार्केट के अंदर वो पॉजिटिव साइड ज्यादा है, क्योंकि इनफ्लो जो एफआईआई डीआईआई और रिटेल्स म्यूचुअल फंड का जो सपोर्ट है मनी फ्लो का, क्योंकि एंड ऑफ द डे यही होता है कि मार्केट के अंदर जो पैसा है वही ड्राइवर हो जाता है।
अगर इनफ्लो अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली बाजार के अंदर तेजी रहेगी। ठीक। तो इनफ्लो बहुत सही है, चाहे वो एफआईआई की ओर से हो, डीआई की ओर से हो। एफआईआई का तो अभी 2 महीने से हुआ है, बट डीआई की ओर से इनफ्लो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। म्यूचुअल फंड का इनफ्लो बहुत अच्छा है, यानी रिटेल का सपोर्ट बहुत अच्छा है। ठीक। निफ्टी भी इतना ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अर्निंग के कंपेयर में निफ्टी इतना ज्यादा हमें महंगा नहीं दिख रहा। अर्निंग भी अच्छी आ रही है कंपनी की, यानी कि जेन्युइन काम बाजार के अंदर हो रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, जैसा कि आप ये फोर्ब्स का डाटा देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ग्रोथ रेट है 8.4 चल रहा है, जो लास्ट टाइम मैंने देखा था 7.8 था, जो अभी 8.4 के आसपास हो चुका है। यानी कि जो सरकार है वो काफी अच्छे से काम कर रही है। इसके लिए ये जो एनएससी की ओर से जो $5.37 ट्रिलियन का जो डाटा है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है। तो बफेट इंडिकेटर है थोड़ा स्लाइटली वो ओवर वैल्यूड दिख रहा है, लेकिन इनफ्लो अगर अच्छा है तो डेफिनेटली इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि निफ्टी के अंदर 24,200 जब तक नहीं टूटता है तब तक हमें तेजी की ओर बने रहना है। तो ओवरऑल एक व्यू यही है कि मार्केट के अंदर हमें अभी मंदी के बारे में नहीं सोचना है। मंदी के संकेत हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी अभी कंसोलिडेशन जोन में है, वो खुद भी नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि मुझे अभी क्या करना है। न्यूट्रल जोन अभी डॉलर इंडेक्स का चल रहा है। डॉलर इंडेक्स जो होता है वो जो देश की, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका एक बेंचमार्क है, कि जितने भी इमर्जिंग मार्केट यानी जो विकासशील देश होते हैं, ठीक है, ये उसका एक बेंचमार्क होता है कि अगर इसके अंदर तेजी होगी तो यहाँ पर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है डॉलर के फॉर्मेशन में ही होता है। ठीक। रुपए के फॉर्मेशन में नहीं होता है, डॉलर के फॉर्मेशन में होता है, इसलिए डॉलर की मजबूती बनी रहती है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो यहाँ पर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम महंगे में खरीदेंगे, और हमारे देश में महंगे में हमें और बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ की जो आवक है और राज्य की जो खर्चा है उसके ऊपर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी चीजें हैं जो लिंक हैं आपस में, इसके बारे में भी आने वाले समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो होलिस्टिकली मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है। ठीक। दूसरी तरफ चलते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन कर लेते हैं। स्टॉक वाइज में आज जो मैंने एनालाइज किया उसके अंदर मुझे क्रिसिल मिला है। ठीक है। क्रिसिल के अंदर एक अच्छा खासा करेक्टिव मूव है, वॉल्यूम के सपोर्ट से ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसे ये 4700 के लेवल अगर इसमें ब्रेक होंगे तो हमें आने वाले समय में यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अभी पोजीशन लेने जैसा नहीं है। दूसरा शेयर है सेरा। सेरा के अंदर अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ तो सेरा काफी अच्छा करेक्टिव पैटर्न है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वॉल्यूम का सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन बार बार ये ऊपर जा करके नीचे की ओर एक डाउनफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 सेशन के अंदर इसने काफी अच्छा मूवमेंट दिया, 6-6% का अपसाइड दिया, लेकिन उसी दिन ये कैंडल पूरी की पूरी डाउन हो गई। तो अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइट, अगर जिनको भी पोजीशन लेनी है, जोन बहुत अच्छा है लेकिन स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना पड़ेगा। ठीक है। तो जिनकी भी पोजीशन है 21 में हाई के ऊपर अपनी नजर बना के रखें। और जो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो 8,007, सॉरी, जो बहुत ज्यादा ही मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 8,700 तक के भी टारगेट्स वो स्टॉप लॉस देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बन गई है। अगर ये जोन टूटता है तो डेफिनेटली यहाँ निकलना पड़ेगा ट्रेडर्स को। ठीक। तीसरा शेयर है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं 2 डाटा पॉइंट इसके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, अगर हम डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी यहाँ पे देख सकते हैं 61% है, 51% है, 66% है, 55% है, 66% है। यानी कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रही है। ठीक। एक्यूमुलेशन यहाँ पर चल रही है, कोई यहाँ पर खरीद रहा है, और वॉल्यूम का भी अच्छा खासा सपोर्ट है। ट्रेड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम सपोर्ट हुआ है, और 60 यानी कि 50% से ज्यादा डिलीवरी में काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर तेजी का व्यू बनाया जा रहा है। दूसरा एक कारण है यहाँ पर, अगर मैं चलूँ डील्स के अंदर, तो डील्स के अंदर अगर आप देखेंगे बल्क डील के अंदर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदे हैं यहाँ पर 20,23,000 शेयर 140 के रेट पर। यानी कि ये वाली जो वर्टिकल आपको देखने को मिल रही है, इस जगह पर इंडिया इंश्योरेंस ने माल खरीदा है। ठीक।
उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ, इनसाइडर्स के अंदर भी एक डाटा आया है कि 4 जुलाई को 5 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। 4 जुलाई को, 3 जुलाई को 5 लाख शेयर खरीदे गए हैं, और ये एक दिन लेट आता है डाटा। तो ये वाली जो वर्टिकल आपको दिख रही है यहाँ पे, HDFC म्यूचुअल फंड ने 5 लाख शेयर्स खरीदे। तो 50% से ज्यादा डिलीवरी हो रही है। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम सपोर्टेड हुआ है, राइट। और इंडिया इंश्योरेंस और HDFC जैसे दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे खरीदारी की है। तो डेफिनेटली ट्रेडर्स को इस पर नजर रखनी चाहिए। 143 के ऊपर अगर निकलता है तो हमें यहाँ पर अपनी नजर बना लेनी चाहिए, फोकस में इसे रखना चाहिए। तो डेफिनेटली इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू पूरे शेयर मार्केट का, जिसके अंदर हमने ये पता किया कि क्या हमारे बाजार ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो जिस हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है, ठीक, और म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो आ रहा है, FIDI का इन्फ्लो आ रहा है, उसके बेस पे अभी हम मार्केट के अंदर टॉप्स नहीं देख रहे हैं, ठीक। क्योंकि अभी हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी बहुत वैल्यूएशन हमें ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। तो 24,200 का एक मेजर सपोर्ट है, उस पर नजर बना के रखिए। अगर वो टूटता है तो हम आगे के डायरेक्शंस को देखेंगे, ठीक। दूसरी तरफ अगर हम DCB बैंक पे नजर रखेंगे, जहां पर दो बड़े दिग्गजों ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी की है। डिलीवरी बेस यहाँ पर काम हो रहा है, एक्यूमुलेट किया जा रहा है शेयर को, ठीक। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। सेरा के अंदर टाइटनेस है, थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस के साथ हमें निकलना पड़ सकता है। 21 EMA हाई के ऊपर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। क्रिसिल को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। क्रिसिल बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चरली सही लग रहा है। तो 47,043 के अगर ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो डेफिनेटली हमारी वॉच लिस्ट में देखने को मिलेगा। और दूसरा है कि डॉलर इंडेक्स की अगर हम जैसे बात करें, ये बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक पे हमने इस वीक डिस्कस किया है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर जब तक 109 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमें किसी भी प्रकार से मंदी को नहीं देखना चाहिए। 24,200 जब तक नहीं टूटे और जब तक 109 के ऊपर डॉलर नहीं निकले, तो पैनिक हमें नहीं करना है, ठीक। एवरी डिप पे हमें अच्छे शेयर्स ढूंढने हैं। 15 के नीचे का विक्स चल रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ही कूल डाउन होकर के हमें मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन करना चाहिए, क्योंकि खुद डॉलर इंडेक्स को नहीं पता कि हमें अभी कहाँ पर जाना है। क्योंकि जिस हिसाब से जो फेड की रिपोर्ट आ रही है, फेड का जो कमेंट्री है, वो खुद भी डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ही डॉलर इंडेक्स का भी जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जब तक ये जोन नहीं ब्रेक होता, तब तक किसी भी प्रकार की मंदी हमें नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ जब हमने डिस्कस किया था निफ्टी 500 के अंदर, मैंने कहा था कि लार्ज कैप के अंदर थोड़ी टाइटनेस हो सकती है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्मर रहेंगे। क्योंकि ये जो निफ्टी 500 है, ये मल्टी कैप फंड की तरह होता है, राइट। तो यहाँ पर हमें 23,377 के लेवल आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ही नियर ऑन है, और ट्रेंड बिल्कुल ही तेजी से बढ़ रहा है, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को बेसिक से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मार्केट को कैसे सीखा जाता है, कैसे समझा जाता है, और कैसे यहाँ से अर्निंग की जा सकती है। तो ख्याल रखिए दोस्तों, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।